हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। द करंट अफेयर्स शो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रोहित तिवारी और एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 4 मई 2024। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट से। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग टेक टाइम। मतलब भी कभी भी आप जो है गिव अप मत करिए। कभी भी किसी चीज से आप परेशान होकर उसको छोड़िए मत। अगर आपने कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए मन में बनाया है तो उसको कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचिए, हार्ड वर्क करिए। बीच में रास्ता छोड़ के भाग जाने से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना, क्योंकि बड़ी चीजें जल्दी हासिल नहीं होती। बड़ी चीजें हासिल करने में टाइम लगता है। ठीक है, घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसी तरीके से अपना जीवन भी बनाने में टाइम लगता है। तो आप अपना धैर्य नहीं खो सकते। अगर विद्यार्थी जीवन है, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करनी है तो आपके अंदर धैर्य होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये ऐसा मैराथन है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। मैराथन इसको आप बोलिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि दौड़े और खत्म हो गया। मैराथन है, काफी लंबी रेस है। और लंबी रेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी लगेगा कि आपसे बहुत आराम से हो जाएगा और कभी लगेगा कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो जब लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा तब समझिए आप प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, आप संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने करंट अफेयर शो में क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री पीडीएफ मटेरियल्स बताते हैं। द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण स्टेट कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सबको समझ में नहीं आते, उनके बारे में भी बातें होती हैं। यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, मेंस आंसर राइटिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक होगा आज के आर्टिकल का, स्वेल्स स्वेल वेव्स लाइकली टू स्ट्राइक कोस्टल एरियाज ओवर वीकेंड। इनक्वाइस ने कहा है कि जो वेव है, एक प्रकार की स्वेल वेव जो है, वो महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका, जितने भी उधर के कोस्टल एरियाज हैं उन पर स्ट्राइक करने वाले, मतलब वहाँ खतरा बढ़ने वाला है। वहाँ की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं समुद्र की, वो बड़ी तेजी से आएंगी और किनारे से टकराएंगी। तो वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पर एक प्रकार से रोक लगाने की मांग की गई इंक्वाइस के द्वारा। दूसरा है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो ग्लोबल लेवल पे तो बहुत अच्छे से उभर रहा है। ग्लोबल लेवल पर इसका जो है एक प्रकार से राइज बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर उभरने के साथ साथ अपने आसपास के रीजन में जो है वो भारत भारत की स्थिति डिक्लाइन कर रही है। भारत अपने आसपास के पड़ोसियों के बीच में अपना विश्वास पैदा करने में नाकाम रहा है। तो ये एक समस्या है। और इसके बाद एसडीजी गोल्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, उसका उसके बाद होगा इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर फेल ओवर द लास्ट ईयर। इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बातचीत होगी। और सेबी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 7 अडानी कंपनीज को नोटिस दिया है, कुछ वायलेशंस, कुछ नियम कानून का उल्लंघन करने के लिए। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज बात होगी। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल है, स्वेल वेव्स लाइकली टू स्ट्राइक कोस्टल एरियाज ओवर वीकेंड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है कि द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इन्होंने क्या कहा है कि एक शुक्रवार को इन्होंने एक अलर्ट जारी किया। उस अलर्ट में इन्होंने कहा कि गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो आइसलैंड्स हैं, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि हाई एनर्जी स्वेल वेव्स आएंगी। ये आप देख रहे हैं समुद्र का किनारा है, जो स्वेल वेव्स होती हैं वो किनारे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ती, बहुत स्ट्रांग होती हैं। और ये पैदा होती हैं अक्सर सुनामी और बहुत सारी ऐसी मौसमी घटनाओं की वजह से, और इनका असर बहुत भयंकर होता है। इसलिए आसपास के इलाकों पर जितने भी काम होते हैं, जो भी जैसे फिशरीज वगैरह, जो मछुआरे आते हैं अपना काम वाम करते हैं, उन सारे कामों को रोकने की बात होती है। तो इनक्वाइस ने भी कहा है कि इन सारे कामों को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, तो ये आपका मामला है। अब आगे समझिए इस बारे में कि हाई पीरियड जो है स्वेल्व्स आएंगी काफी लंबा समय, मतलब काफी लंबे समय के लिए। हैड स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर अवे, मतलब यहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये अप्रैल 26 से इन द सदर्न अटलांटिक ओशियन,
कोस्टल कम्युनिटीज इन केरला, मतलब केरला में जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनको ऐसा एडवाइस किया गया है कि कृपया करके आप लोग तैयार रहें, रेड अलर्ट जारी हो गया वहाँ के लिए। और वहाँ ये जिस प्रकार की ये जो स्वेल वेव्स आती हैं, ठीक है, स्वेल वेव्स जो होती हैं वहाँ जो आती हैं उनको उनके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोकली उनको बोलते हैं कल्ला कडाल, ठीक है, जिसको हम रफ सी बोलते हैं, कल्ला कडाल बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा मामला है। आगे इसके बारे में थोड़ा और समझिए, सॉरी। देखिए स्वेल वेव्स क्या होती हैं, थोड़ा देखिएगा। A swell is the formation of long wavelength waves in the surface of the sea। मतलब समुद्र का जो सरफेस होता है उस पर एक लॉन्ग वेवलेंथ की जो है तरंगे बनती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वेल बोलते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ सरफेस ग्रेविटी वेव। मतलब जो ग्रेविटी से उत्पन्न होने वाली सरफेस वेव होती हैं उनका एक श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला सीरीज होती है। दे अकर नॉट ड्यू टू द लोकल वाइंड, मतलब जो वहाँ की लोकल हवाएं चलती है समुद्र के किनारे, जो वहाँ की अपनी लोकल हवाएं हैं उनकी वजह से जो है ये वेव से उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। जो लोकल हवाएं वहाँ की होती हैं उनकी वजह से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ये दूर से आने वाले जैसे तूफान हो गया, हरिकेन हो गया, इवन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फियर्स गेल विंड्स, बहुत दूर दूर से गेल हवाएं जो आती हैं, इन सारी हवाओं की वजह से जो है स्वेल वेव्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा। ऐसी ऐसे तूफानों के समय देखिए ऐसे जो स्टॉर्म्स होते हैं, ये जो ह्यूज एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये कहाँ से होती है, ये हवा से वाटर में ट्रांसफर। जैसे कि मान लीजिए समुद्र है आपका, ओशियन है, तो हवा जो ऊपर चलती है वहीं से ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। वहां से एनर्जी ट्रांसफर होता है तभी ये और घातक होती है, ठीक है। बहुत घातक होती हैं ऐसी लहरें, ठीक है। आगे देखिएगा। ऐसी जो लहरें होती हैं जो बहुत दूर से ट्रेवल करके आती हैं, सच वेव्स कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर फ्रॉम स्टॉर्म सेंटर अंटिल दी स्ट्राइक शोर। मतलब समुद्र के किनारे को स्ट्राइक करने से पहले बहुत दूर से आती हैं। तो इनका अपना फीचर्स क्या है, इनकी अपनी विशेषताएं क्या है। These waves can propagate in directions that differ from the direction of the wind in the contrast to a wind sea। मतलब ऐसी जो स्वेल वेव्स होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सी, मतलब जो समुद्र की हवाएं हैं उनके डायरेक्शन में ही चले, उनसे अलग भी चल सकती हैं ऐसी जो क्या कहते हैं लहरें होती हैं। दियर वेवलेंथ में रेयरली एक्सीड मोर देन 150 मीटर्स। उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत रेयर केस में 150 मीटर से ऊपर जाती है। आल्सो वेरीज फ्रॉम इवेंट टू, मतलब अलग अलग घटनाओं पे अलग अलग चीजें हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी वेवलेंथ जो है 700 मीटर से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है। अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द मोस्ट सीवियर स्टॉर्म। बहुत जब खतरनाक बहुत घातक किस्म का स्टॉर्म या तूफान आता है तब ऐसी वेवलेंथ बनती हैं। इट अकर्स विदाउट परकर्सर्स और एनी काइंड ऑफ लोकल विंड एक्टिविटी एंड एज अ रिजल्ट। मतलब जो लोकल विंड है, जो लोकल हवाएं हैं, उनकी किसी एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप ये नहीं होती हैं। स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च बाई द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये जो फोरकास्ट सिस्टम है स्वेल सर्च का, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इनक्वाइस के द्वारा लॉन्च किया गया 2020 में, ठीक है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमको पता चल सके एडवांस में, हमको पहले ही पता चल जाए कि स्वेल वेव्स जो है वो आने वाली हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार इन इनक्वाइस ने हमको बता दिया कि स्वेल वेव जो है स्टेट, मतलब बहुत सारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला आदि स्टेट में वो स्ट्राइक कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं इनक्वाइस के बारे में। इनक्वाइस क्या है, थोड़ा एक बार इनक्वाइस के बारे में समझ लेते हैं। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है ये कब बना था, इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र निकाय है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है और यह स्टार्ट कब हुआ था, 1999 में, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ है ये, हैदराबाद में, ठीक है। और यह एक डिवीजन है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टकट में ESSO कहते हैं। इसका यह एक प्रकार का डिवीजन है, ठीक है। और जो कि अच्छा ESSO कहाँ है, ESSO जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकोइस कहाँ है, इनकोइस जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। इनकोइस जो है वो हैदराबाद में है और ESSO कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इट्स मिशन टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द ओशियन एंड इम्प्रूव थ्रू मेथोडिकल एंड टारगेटेड रिसर्च टू ऑफर सोसाइटी, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड द
साइंटिफिक कम्युनिटी टू बेस्ट ओशियन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज पॉसिबल। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ओशियन के बारे में रिसर्च करता है, महासागरों के संबंध में रिसर्च करता है और उसको कितना बेहतर और किया जा सकता है, उससे संबंधित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका फोरकास्ट करता है और कितनी अच्छी मतलब जितना ही अच्छा ये रिसर्च करेगा उतना ही अच्छा हम लोगों को ओशियन और महासागरों के बारे में पता चलेगा कि इनसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तमाम तरीके के जो इसके आयाम हैं उन आयामों पर यह कार्य करता है। ठीक है। दूसरी चीज, यह एक साइंटिफिक कम्युनिटी भी है और इस समय इसके जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर एम रविचंद्रन। ठीक है। कौन इस समय चेयरमैन है? डॉक्टर एम रविचंद्रन इनक्वाइस के चेयरमैन है। अब हिस्ट्री ऑफ इनक्वाइस, थोड़ा इतिहास इसका समझ लीजिए। ये अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ए नरेंद्र नाथ, जो कि द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हम बोलते हैं PFZ मिशन। 1990 के तहत में 1990 के आसपास में PFZ नामक मिशन शुरू किया गया और उसके बाद इसको किसको हैंड ओवर कर दिया गया? टू द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, हैदराबाद को यह ट्रांसफर कर दिया गया और द प्रोजेक्ट वाज सेपरेटेड एज ए रिजल्ट फ्रॉम NRSC। उसके बाद क्या हुआ? यह प्रोजेक्ट क्या हो गया? अलग हो गया। NRSC से क्या कर दिया गया? अलग हो गया और एक नए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको बनाया गया और उसका नाम क्या पड़ गया? इनक्वाइस। ठीक है। एंड वाज प्लेस अंडर द रेप्यूटेड साइंस डॉक्टर ए नरेंद्र नाथ। डॉक्टर ए नरेंद्र नाथ एक रेप्यूटेड साइंटिस्ट है, उन्हीं के अंडर में इसको बनाया गया और उन्हीं को इनके डायरेक्शन में किया गया, जो कि इसके फाउंडर डायरेक्टर भी माने जाते हैं। ठीक है। और जो सर्विसेज इनक्वाइस लेट करता है वो रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द की इंटरनेशनल ओशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो है पूरी दुनिया के कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल ओशनिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये अपना कनेक्शन करता है और इसको पहचाना जाता है इसके रूप में। ठीक है। ये पूरा मामला इनक्वाइस का है। अब आगे समझिएगा, थोड़ा सा समझते हैं पैराडॉक्स ऑफ इंडिया ग्लोबल राइज। मतलब भारत का वैश्विक स्तर पर जो एक उभरता हुआ सितारा जो भारत बन रहा है, मतलब इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में भारत अपने आप में एक बहुत बड़े स्थान की तरफ बढ़ रहा है। पूरे पिछले 300 या 200 सालों में भारत ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंचा था। इसकी स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे ये ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, वैसे वैसे इसके आसपास के जो रीजनल एरियाज हैं, जो रीजनल क्षेत्र हैं, उनमें इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, इनके आपसी संबंध गड़बड़ हो रहे हैं। इनके जो पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी देश, उनसे जो है भारत की जो स्थिति है वो ठीक नहीं हो, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आसपास में देखे होंगे, मालदीव के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको भी आपने देखा होगा। तो दिक्कत ये आ रही है कि इन सारे रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है चाइना। चाइना क्या कर रहा है? जो भारत के पड़ोसी देश हैं आसपास के, वो चाहे आप साउथ साउथ एशिया की बात कर लें, चाहे आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर लें, उनको चाइना अपने कंट्रोल में ले रहा है, क्योंकि चाइना अपना रेपुटेशन इस तरीके से बना रहा है जिससे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको लग रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया से बेहतर है। ठीक है। चाइना क्या है? इंडिया से बेटर है, तो इसलिए उनका कनेक्शन उनसे बन रहा है। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? हमको क्या करना है? हम अगर इस सिचुएशन को ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आने वाले समय में हम अभी ही भले ही ग्लोबल रूप से बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम अपने ही रीजन में पिछड़ जाएंगे तो धीरे धीरे करके हम ग्लोबल लेवल पर भी पिछड़ जाएंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा क्या स्थिति है। अब इंडिया के बारे में ऐसा बोला जा रहा है इस समय कि वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत जो है वह वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का अपने ग्रामीण स्तर पर या अपने क्षेत्र पर क्या असर है, क्या नहीं है, वो दूसरी बात है, दूसरा मुद्दा है वो। लेकिन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो भारत की विदेश नीति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। ठीक है। भारत की जो विदेश नीति है वो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई है। ठीक है। उसमें सबसे बड़ा जो है एक अंतर वो आया है कि ग्लोबल लेवल पर भारत को पहचाना जाने लगा है। ठीक है। ग्लोबल लेवल पर भारत का क्या हुआ है? पहचान बनी है। ठीक है। पूरी दुनिया में भारत को लोग पहचानते हैं। पहले क्या होता था? पहले ये दुनिया जो थी वो दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका हुआ करता था और एक तरफ जो है रूस था। ठीक है। फिर 1991 में जब रूस का विघटन हुआ 1991 के आसपास में, उसके बाद फिर ये बाईलेटरल से मल्टीलेटरल हो गया या बाईपोलर से मल्टीपोलर हो गया। फिर धीरे धीरे करके चाइना भी जो है अपना स्थान दुनिया की पॉलिटिक्स में जमाने लगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब स्थिति यह है
कि चाइना जो है काफी ऊपर पहुंच चुका है, चाइना ने बहुत सारी ग्रोथ कर ली है, चाइना भारत से आगे है। लेकिन भारत भी ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छी पहचान बना रहा है, लेकिन उसी के साथ उसका नुकसान एक ही हो रहा है कि वो रीजनल लेवल पर अपने आप को पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रीजनल लेवल पर क्या हो रहा है, रीजनल लेवल पर वो पिछड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बन रही है, जो आने वाले वर्षों में और भयावह हो सकती है अगर भारत ने इस पर काम नहीं किया तो। ठीक है, अब इसके पॉइंट को हम समझते हैं, क्या क्या पॉइंट इसके संबंध में बन सकते हैं। पहला सबसे बड़ा पॉइंट इसके गिरावट की क्या है, पहला पॉइंट यह है कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया में ये हो रहा है कि भारत की जो प्राइमेसी है, भारत की जो प्रमुखता है, उसमें गिरावट आ रही है। साउथ एशिया में भारत की प्रमुखता में बहुत भयंकर गिरावट आ रही है। प्रमुखता में गिरावट का मतलब है कि भारत को ठीक नजरों से इस समय देखा नहीं जा रहा है। भारत के मुकाबले लोग समझ रहे हैं, जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं वो समझ रहे हैं चाइना बेहतर है भारत से, और जितने भी रिलेशंस हैं वो बेटर हो रहे हैं दूसरे देशों से, खास करके एग्रीमेंट हो रहे हैं, तरह तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, और भारत के साथ एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, और भारत के साथ जो हो भी रहा है उसमें लोगों के मन में संदेह है। ठीक है, पहला मामला तो ये है कि साउथ एशिया में भारत की जो प्राइमेसी है उसमें गिरावट आ रही है। ठीक है, उसमें गिरावट आ रही है। ठीक है, और दूसरा चीज, भारत की पिछले दो दशकों में भारत की जो स्थिति है वो जियो पॉलिटिक्स में काफी मजबूत हो गई है। वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, जिसको हम जियो पॉलिटिकल वे में देखेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, क्या अच्छी अच्छी स्थिति है, मजबूत आर्थिक स्थिति। क्या है, मजबूत आर्थिक स्थिति। भारत की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है काफी मजबूत है। ठीक है, अब भाई आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से उठा के तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसका लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, भारत की जो आर्मी पावर है, मिलिट्री पावर है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, आर्मी पावर में जो है उसमें भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और तीसरा क्या है, भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकतर क्या है, यूथ है। तो हमारी जो डेमोग्राफी है वो क्या है, यंग डेमोग्राफी। ये वैश्विक स्तर पर हमें हमें बहुत फायदा पहुंचा रहा है। हमारा जो रेपुटेशन है ग्लोबल लेवल पे, इसकी वजह से लग रहा है कि हमारा जो रेपुटेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात समझिएगा कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G20 हुआ, G7 हुआ। ठीक है, अभी आपने देखा कि G7 से भारत को न्योता मिला था, G7 में शामिल होने के लिए भारत को न्योता मिला है। G20 में अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। अभी जल्दी एक समिट हुई थी भारत में, आपने देखा ही होगा, वसुधैव कुटुंबकम से। ये इसका मोटो है, वसुधैव कुटुंबकम, G20 का। ठीक है, तो ये स्थिति भारत की इन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भारत की पहुंचती हुई पावर जो है, बढ़ती हुई पावर है, उससे इतना तो पता चल रहा है कि भारत की जो मजबूती है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। और जैसे कुछ बहुत सारे मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं, दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं जहां पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है, जैसे कि क्वाड हो गया, यहाँ पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। ठीक है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, क्वाड, इन सारी जगहों पर क्या है, भारत की सक्रिय भागीदारी है, भारत सक्रिय भागीदार रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, और हमारी विदेश नीति में भी काफी बदलाव आया है। ठीक है, सक्रिय विदेश नीति का पालन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब और अच्छी बातें अगर देखी जाए इनके बारे में, तो यूएनएससी, जिसका भारत फिलहाल तो सदस्य नहीं है यूएनएससी का, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश ये बोल रहे हैं कि यूएनएससी का जो है परमानेंट मेंबर जो है भारत को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मेंबर बनाया जाना चाहिए, चाइना को छोड़ दिया जाए, बस चाइना नहीं चाहता ऐसा, क्योंकि चाइना को डर है अगर भारत जो है मजबूत हो गया अपने स्तर पर, तो जो साउथ एशिया में चाइना अपना पॉलिटिक्स खेल रहा है, साउथ एशिया हुआ या आप इंडो पैसिफिक बोल दीजिए, हर जगह जहां चाइना अपना प्ले खेल रहा है, अपना गेम खेल रहा है, वहां पर क्या स्थिति हो जाएगी, वहां पर उसकी स्थिति खराब हो जाएगी।
तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत ऐसा काम करे, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा भारत को क्या करता है, गिराने का काम करता है। ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, आखिर क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से भारत जो है साउथ एशिया में अपने रीजनल लेवल पे, साउथ एशिया या आप इसको बोले रीजनल लेवल पे भारत की स्थिति में गिरावट क्यों देखी जा रही है। ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका दो कारण है, ऐसे समझ सकते हैं उसको आप। जैसे ये रीजन है, रीजनल रीजन है, और यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से चाइना का अराइवल हो रहा है इस एरिया में। क्या हो रहा है, चाइना का अराइवल हो रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है इस एरिया से, अमेरिका यहाँ से अपने आप को विड्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है। तो ये एक बड़ा असर पड़ सकता है। इस असर की वजह से चाइना जो है इस पर कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। ये दूसरी बात है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो उस पर चाइना कंट्रोल करे। ठीक है, उस पर कभी वो नहीं चाहेगा कि चाइना कंट्रोल करे। हमेशा वो ये चाहता है कि इंडिया जो है, इंडिया की स्थिति इंडो पैसिफिक में मौजूद रहे। ठीक है, इंडिया की स्थिति जो है वो इंडो पैसिफिक में मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। इसलिए हमेशा जो है अमेरिका मदद करता है भारत का। ठीक है, मामला समझ में आ गया। अब अगर भारत की स्थिति साउथ एशिया में देखी जाए, भारत की अगर स्थिति हम साउथ एशिया के संदर्भ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोल्ड वार के समय क्या स्थिति थी, जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय भारत की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। कोल्ड वार की स्थिति में भारत की स्थिति साउथ एशिया में बहुत मजबूत थी। ठीक है, उस समय भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी। अभी चाइना की स्थिति मजबूत दिख रही है। चाइना क्या दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है इस एरिया में। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा तो भारत अभी तो ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर इसकी अच्छी पहचान है, लेकिन चूंकि अपने रीजनल लेवल पे इसका डिक्लाइन हो रहा है तो धीरे धीरे रीजनल लेवल पर जो इसका डिक्लाइन हो रहा है उसका असर ग्लोबल पर भी पड़ने वाला है। भाई जब आप अपने घर आसपास ही नहीं मजबूत हैं तो आप पूरे राज्य या पूरे देश में कैसे मजबूत हो पाएंगे। तो ग्लोबल लेवल पर भी इसका असर दिखेगा और गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे साउथ एशिया की कंट्रीज में आपको पता चल जाएगा, इंडिया आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान आ जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका इत्यादि, ये सब क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। और इन इन देशों में जो है भारत की स्थिति वो है, वो थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। ठीक है, ये मामला है जिससे भारत के ग्लोबल इम्पैक्ट पर असर पड़ सकता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ही कि भारत का डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को इस क्षेत्र से क्या कर रहा है, अमेरिका साउथ एशिया से क्या कर रहा है, अपने आप को हटा रहा है। मान लो अगर ये साउथ एशिया या रीजन है, भारत के आसपास के पड़ोसी देशों का क्षेत्र है, तो यहाँ से अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अपने आप को विड्रा कर रहा है। ठीक है, और चाइना यहाँ पर एंट्री ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन का कारण है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर और बातें करी की जाए तो पिछले 2 सेंचुरीज में, पूरे मतलब 2 शतकों से अगर बात करें तो पिछले 200 सालों से, तो भारत अब तक बहुत मजबूत है। मतलब पिछले 2 शतकों में अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। इंडिया इसमें स्ट्रांगेस्ट है अपने हिस्ट्री के हिसाब से, अगर देखें स्ट्रांगेस्ट सिचुएशन में। लेकिन उसके बाद भी क्षेत्रीय स्तर पर बहुत पुअर स्थिति में, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है, बहुत पुअर स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में। ठीक है, और उसी की जगह पे अगर चाइना से तुलना की जाए तो चाइना भी बहुत स्ट्रांग लेवल पे है, खास करके वो रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर तो भारत से बहुत मजबूत है। ठीक है, अब चाइना का जो राइज हो रहा है उससे भारत कैसे बचेगा और भारत क्या कर सकता है उस बारे में। ठीक है, उससे क्या कर सकता है भारत में, तो इंडो पैसिफिक में जो है भारत का जो झुकाव है उससे ज्यादा मजबूत चाइना लग रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक ऐसा एरिया है जहां पर अपनी नीतियों से
अपनी नीतियों से चाइना उस पर कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि लीज वगैरह पे दे देता है उनको, पैसा दे देगा, पैसा या जिसको आप बोलेंगे मनी दे देता है, बहुत सारी चीजों से वो मदद करता है और दिखावा करता है कि हम आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। लेकिन असल में क्या होता है, असल में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भारत के पड़ोसी जितने भी हैं उनके बारे में अगर बोला जाए तो उनको पुरानी चीजें बहुत जल्दी भूलती हैं। भारत ने कितनी मदद की थी, नेपाल की कितनी मदद की थी, मालदीव की, बहुत सारे ऑपरेशन में भारत ने अपना धन संपत्ति अपने आर्मी भेजी। लेकिन अब स्थिति क्या है कि सब लोग चाइना की तरफ भाग रहे हैं, और चाइना तो एक ऐसा साम्राज्यवादी देश है कि वो कब किसको खा जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो कब किसको अपने लपेटे में ले लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो चीन को बेहतर सहयोगी मानते हैं। क्या करते हैं, चीन को बेहतर सहयोगी मानते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब भारत के प्रति जो उनका विश्वास था वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, वो कम हो गया है। अब भारत को करना क्या होगा, क्या कर सकता है भारत, व्हाट टू डू, या कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इस स्थिति का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। जो भारत अपने रीजनल क्षेत्र में पिछड़ रहा है, उसकी स्थिति कम हो रही है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा, हमें साउथ एशिया में जो हमारी प्राइमेसी थी, हमारी जो प्रमुखता थी, उसको हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज, आधुनिकीकृत, आधुनिक बनाना होगा। जैसे हमको परंपरागत नीतियों का पालन नहीं करना होगा, कि जैसे हम अपनी नाइबरहुड पॉलिसी का पालन पालन करते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने पड़ोसियों में भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा, और ये समझना होगा कि पड़ोसी चाहते क्या हैं। ठीक है, उनको अपने खेमे में कैसे लिया जा सकता है, पड़ोसियों को अपने खेमे में हम कैसे ले सकते हैं, तो अपनी पॉलिसीज में चेंज ला करके। ठीक है, हमको अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना होगा। और दूसरी बात, जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लचीला बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। एग्रेसिव, हालांकि भारत एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों पड़ोसियों को लगता है, तो हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इतनी समस्याएं हो रही हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं चीन को अपना बेहतर सहयोगी मान रहे हैं, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो भारत को अपना बेहतर सहयोगी माने। ठीक है, भारत को बेहतर सहयोगी मानने, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है कि हम इस रणनीति को किस तरीके से फॉलो करते हैं, कैसे उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नई दिल्ली जो है, जिस भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है, उसको ये समझना होगा कि चीन कैसे चीन अपनी ताकतों का प्रयोग करके आगे बढ़ा। ठीक है, अपनी ताकतों का प्रयोग करके चीन कैसे आगे बढ़ा। हमें उनकी अंधी नकल नहीं करनी है, चीन की नकल हमको अंधी नहीं करनी है। हमको अपने तरीके से अपनी मजबूती समझते हुए, हमें हमारी जो मजबूती है उसी का पालन करते हुए, मजबूती का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमें अपनी पुरानी विरासतों का भी ख्याल रखना होगा, जो हमारी सॉफ्ट पावर है। ठीक है, सॉफ्ट पावर जो हमारी है उसका पालन करना होगा। ठीक है, जैसे कि बुद्ध या बुद्धिज्म जो है वो हमारी विरासत है। बुद्धिस्ट जो कल्चर है वो हमारी क्या है, विरासत है। हमारे ही देश में बुद्ध जी पैदा हुए और उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी है या उनका जो दर्शन है उन्होंने भारत से ही फैलाया पूरी दुनिया में। तो चूंकि चाइना और उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, हालांकि चाइना बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे एशियन देश हैं जो बुद्धिस्ट हैं, जहाँ पर बुद्धिज्म का प्रभाव है। तो भारत को अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पुरानी विरासत का प्रयोग करके रीजनल क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। और इन्हीं सब चीजों से हमको क्या मिल सकता है, हमको फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत की क्षेत्रीय
क्षेत्रीय भू राजनीतिक भारत की क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति में गिरावट भू राजनीतिक स्थिति में गिरावट का मूल्यांकन करें। मतलब क्या गिरावट हुई और क्यों हो रही है, मूल्यांकन करें। ठीक है, मूल्यांकन करें और आने वाली चुनौतियों से आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करें। ये आपका सवाल हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसको आप जीएस पार्ट 2 का हिस्सा मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये मामला है। ठीक है, चलिए अब अगले मामले पर आते हैं। इसमें जो है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है चाइना अपने लेवल पर, चाइना का उभार हुआ, मतलब राइज हुआ चाइना का, और भारत की स्थिति में गिरावट देखी गई। ये तो हम लोगों ने अभी इसकी बातचीत कर ली। ठीक है, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमको अपना मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी, प्राइमेसी इन साउथ एशिया एंड टेक प्रोएक्टिव एंड इमेजिनेटिव पॉलिसी स्टेप्स तो चाइना चैलेंज इन द रीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर बातचीत हमने कर ली पहले। ठीक है, थोड़ा इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में समझ लीजिए। जैसे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये इंडो पैसिफिक बार बार वर्ड यूज होता है, आखिर ये रीजन कौन सा है। तो ये आपको पता होगा, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। ये जो है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, ये कौन सा है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, इधर का पूरा जो एरिया है, इधर फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, सॉरी, और इधर सोमालिया, यमन, ओमान, ये सब क्या है, सब इंडो पैसिफिक का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में समझ लीजिए। साउथ एशियन कंट्रीज, पहले तो साउथ एशियन कंट्रीज सब ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, ये सब कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब आपकी साउथ एशियन, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब एसडीजी गोल्स के बारे में बात की गई, थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। द यूनाइटेड नेशन समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो यूनाइटेड नेशन की समिट होती है, जो 18 और 19 सितंबर 2023 को हुई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसने जो प्रोग्रेस अब तक हम लोगों ने किया है 2015 से लेकर के 2015 से लेकर के 2019 तक का जो हम लोगों का प्रोग्रेस था, उसको, उसका परीक्षण हुआ, उसको एसेस किया गया, जो कि हमारा मेन एजेंडा जो है, एजेंडा 2030, उसके संबंध में अडॉप्ट किया गया था। यूनाइटेड जनरल असेंबली द्वारा ये अडॉप्ट हुआ था 2015 में, और हम लोगों ने 17 एसडीजी स्पेसिफिक टारगेट को भी आइडेंटिफाई किया गया, और हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको हम 2030 तक अचीव करेंगे। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, इंटरनेशनली नॉन बाइंडिंग, बट ऑल कंट्रीज हैव कमिटेड टू वर्क टुवर्ड दिस गोल। लेकिन सभी देशों ने क्या किया है, इसको, इस प्रोग्राम को, इस गोल को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट किया है। ट्रांजिटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉमन ग्लोबल एंडीवर। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, स्लो प्रोग्रेस, मतलब जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत स्लो है। कैसे, रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2019 तक बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, लेकिन वो क्या है, वो इनसफिशियंट है। क्या है, इनसफिशियंट है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसी लेवल से, इसी स्तर से प्रोग्रेस करेंगे तो हम अपना अचीव, जो हम 2030 में जो गोल अचीव करने के चक्कर में है, वो कभी नहीं अचीव कर पाएंगे हम। समझ आई बात, वो अचीव हमसे नहीं हो पाएगा।
और कुछ समस्याएं बीच में आई, जैसे कोविड-19 आ गया और बहुत सारी पैंडेमिक दुनिया में आई, जिसकी वजह से हमने जो गोल अचीव करने का लक्ष्य रखा था उसमें बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, स्लो प्रोग्रेस एंड लिटिल और नो अटेंशन टुवर्ड्स गोल रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप प्रोग्रेस की तो बात छोड़िए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं एसडीजी के, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जैसे कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, ऐसे किसी गोल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। ठीक है, हम लोग स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या, हम उनको क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अवॉइड कर रहे हैं। और जो कि अगर इसी तरीके से अवॉइड करते रहे तो 2030 तक तो हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कांट अचीव, हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव करने की बात ही छोड़िए, यहाँ से बहुत दूर रह जाएंगे हम। ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, मतलब जमीन पानी के अंदर जीवन, जमीन पर जीवन, ये सब, इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, हमको जो है कंसीडर करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ आई, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमको पता ही नहीं कि हमको कैसे काम करना है। अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से हमने नहीं शुरू किया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इस समय कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है, और उसका एक ही का उस ये सारी चीज जो भी हैं वो सिर्फ ह्यूमन की वजह से हो रही है। अगर इस धरती पर मानव नहीं आता तो शायद नेचर बचा रह जाता, लेकिन हम लोगों ने इस नेचर को इतना गंदा कर डाला कि आज हमारे लिए ही खतरा बन गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में समझिए क्या है, ये कब विकसित किया गया था, कहाँ विकसित किया गया था, और ये कौन कौन से गोल है इनके बारे में समझिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 ग्लोबल गोल का एक सेट है, जिसको यूनाइटेड नेशन द्वारा 2030 एजेंडा के संबंध में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब सस्टेनेबल जो एसडीजी हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। इनको एसडीजी गोल तो बोलते हैं, या उनको ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड भी बोलते हैं। और अडॉप्ट कब किया गया था, 193 मेंबर स्टेट, मतलब 193 देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन में 2015 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। और ये जो गोल्स हैं ये किस लिए बने हैं, इनका क्या मेन मोटो है, तो एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस, मतलब पूरी दुनिया के जो कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, उनको खत्म करने के लिए हमने इन गोल्स को क्या किया, निर्धारित किया। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन, इन इन सारे चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने इस जो है पूरे एजेंडे को अपनाया है। ठीक है, और सारे जो गोल है एकम्पनीड बाई द स्पेसिफिक टारगेट, सब स्पेसिफिक टारगेट हैं 169 अक्रॉस 17 गोल्स, उनको भी हमने शामिल किया है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है नो पावर्टी। पहला गोल क्या है, एसडीजी फर्स्ट क्या है, नो पावर्टी। एसडीजी सेकंड क्या है, जीरो हंगर, भूखमरी कम हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हंगर। थ्री क्या है, गुड एंड वेल बींग, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन, आप इसको बोल सकते हैं, स्वस्थ जीवन। चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ठीक है, फिर क्या है, जेंडर इक्वालिटी, 5 नंबर पर क्या है, जेंडर इक्वालिटी। ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। छठवां नंबर पे क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब साफ पानी, साफ पानी, और उसके साथ साथ स्वच्छता। ठीक है, फिर सातवां क्या है, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। ठीक है, अगला क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, 8 मतलब इकोनॉमिक, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फिर नौवां गोल क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री में क्या करना है, इनोवेशन करना है, इंडस्ट्री
इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। 10 पे क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मतलब जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। फिर 11 नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल सिटीज, मतलब ऐसी सिटी बनाएंगे हम। इलेवन नंबर पे क्या है, ऐसी सिटी का निर्माण करेंगे जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब सतत, सतत चलने वाली, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो रहे, इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल सिटी। 12वें नंबर पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, मतलब ऐसा कंजप्शन करें, ऐसा हम लोग ग्राहक अच्छे रिस्पॉन्सिबल ग्राहक बने, बस इतना समझिए। जो भी कंज्यूम करें रिस्पॉन्सिबल होकर करें, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा यूज ना करें किसी चीज को, बहुत ज्यादा खर्च ना करें। फिर 13 नंबर पर क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 13 नंबर पर क्या है, क्लाइमेट एक्शन है। 14वें नंबर क्या है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर मतलब जमीन के नीचे जीवन। ये आपका 14th नंबर पर होगा। 15 पर क्या है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। और 16 नंबर पर क्या है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 नंबर पर क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब गोल, अपना गोल अचीव करने के लिए हम क्या करें, पार्टनरशिप करें। ठीक है। ये तो आप हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े, या फिर आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आगे मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, टेंशन नहीं लिस्ट की। ठीक है, वो आपके पास उपलब्ध रहेगी। ठीक है, सारी लिस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब चलिए, इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर, मतलब इंडिया का जो फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में जो है समझते हैं कि क्या स्थिति है भारत की। तो इंडिया का जो स्कोर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो गिरा है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछली साल जो भारत का फ्रीडम इंडेक्स का स्कोर था वो 36.62 था, और अभी कितना है, 31.28। ठीक है, तो गिरावट आई है। ठीक है, पहली चीज। लेकिन जो रैंक है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, रैंक कितनी है, रैंक 159 है। कितनी रैंक है, 159, जो कि 2 अंक 2 अंक से हमने इसको इम्प्रूवमेंट किया है 161 से। और ये जो रैंक इम्प्रूवमेंट हुआ है भारत का, ये मत सोचिएगा कि भारत ने अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर अच्छा काम किया होता तो हमारा पॉइंट जो है गिरता नहीं। ठीक है, ये 2023 का है, ये 2024 का है। अगर हम अच्छा काम करते तो हमारे पॉइंट में गिरावट नहीं आती। इसका मतलब है बहुत सारी और कंट्रीज ने और बुरा काम किया, और बुरा रैंक है, इसलिए हमारी रैंकिंग थोड़ी बहुत उनसे बढ़ गई है। टोटल 180 देश हैं। ठीक है, आप समझिए, टोटल कितने देश हैं, 180, और 180 में से रैंक कितनी आ रही है, 159। बहुत अच्छी रैंक नहीं, बहुत बुरी रैंक इसको मानी जाएगी। ठीक है, और इसको जारी कौन करते हैं, इसको जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये एक एनुअल इंडेक्स जारी करते हैं, जिनमें ये बताया गया है कि भारत की स्थिति जो है खराब है, क्योंकि बहुत लो लेवल की रैंकिंग है भारत की। ठीक है, नॉर्वे एंड डेनमार्क टॉप द। अब एक बात और समझिएगा, इंडिया का रैंक जो है इंप्रूव हुआ, तो मैंने बताया, द गवर्नमेंट हैज इन द पास्ट डिसमिस्ड इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ फ्रीडम्स इन इंडिया एज मिस इन्फॉर्म्ड प्रोपेगेंडा। नॉर्वे और डेनमार्क ने इस बार भी जो है वो क्या कर दिया है, रैंक को टॉप किया, जबकि एरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। एरिट्रिया कहाँ है, बॉटम पे है, और सीरिया उसी के ऊपर, मतलब 180 नंबर पर है एरिट्रिया। ठीक है, 180 नंबर पर एरिट्रिया है, 179 नंबर पर सीरिया है, 159 नंबर पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका की जो रैंकिंग है उसको भी देख लीजिए, अमेरिका की रैंकिंग है 55। ठीक है, ये स्थिति है, अमेरिका की रैंकिंग कितनी है, 55 है। ये दिखा रहा है जो पूरी स्थिति है, ये जितना भी लाल दिख रहा है वो बुरी स्थिति है। ठीक है, बैड सिचुएशन है रिपोर्टर की, ये ऐसी स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, अब इंडोनेशिया, अब देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया से जो वो है कोलैबोरेशन किया है भारत ने, उसका रिलेशन है।
दो चार चीजें थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बारे में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। मेरे दिमाग से उतर गया था, उसके लिए सॉरी। कुछ चीजें और समझ लीजिए। देखिए, जो देखिए जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है ना, उसमें कुछ कैटेगरीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे इस बार का जो फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें 5 कैटेगरीज निकाली जाती हैं और उन्हीं को कैलकुलेट करके लोगों की रैंक निकलती है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है उसको देख लीजिए। पहली कैटेगरी है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। कौन सी कैटेगरी है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो पत्रकार हैं, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में उनकी क्या स्थिति है, अच्छी है कि खराब है। फिर दूसरा क्या है? लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तीसरा मामला देखिएगा, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब आर्थिक रूप से क्या स्थिति है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगला मामला समझिएगा, अगला है सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी नहीं है, वो है सोशियो और कल्चरल, जिसको आप एक में मिला करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी सांस्कृतिक स्थिति क्या है। और सबसे लास्ट में है उनकी सिक्योरिटी। जैसे पहले आपने भारत के बारे में बहुत बार सुना होगा कि भारत के बहुत सारे पत्रकारों की हत्या कर दी गई, तो उस समय तो भारत की स्थिति और बुरी थी, ठीक है। ये फ्रीडम इंडेक्स के 5 जो है कैटेगरीज हैं, इन्हीं को कैलकुलेट करके नंबर निर्धारित करते हैं, पॉइंट, और उन्हीं पॉइंट से पता चलता है कि किस देश की रैंकिंग कैसी है, ठीक है। अब जैसे अमेरिका के बारे में देखा जाए, तो अमेरिका की जो है रैंकिंग जो है उसमें गिरावट आई है, ठीक है। वो गिरावट आई है, और इस बार पूरी दुनिया की जो रैंकिंग है, पूरी दुनिया के जो पॉइंट्स हैं, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो पूरी दुनिया के पॉइंट्स हैं, उसमें तकरीबन 7.6 पॉइंट की गिरावट आई है, 7.6 पॉइंट की गिरावट आई है। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो प्रेस की स्थिति है उसमें गिरावट दर्ज देखी गई है, गिरावट देखी जा रही है। और अमेरिका की स्थिति में भी गिरावट है। अमेरिका की तो रैंकिंग में 5 सीधे सीधे 10 का अंतर आ गया, 45 से 55 पर आ गई है रैंकिंग जो अमेरिका की है, ठीक है। 45 टू 55 हो गई। और उसके जो पॉइंट है, पहले 2023 में अमेरिका के जो पॉइंट थे वो 71.22 थे, अभी 66.59 हो गए हैं, ठीक है। ये स्थिति आ गई है। ये पूरा मामला आपका हो गया फ्रीडम प्रेस इंडेक्स का, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, इंडिया इंडोनेशिया एग्री टू एनहांस डिफेंस मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन, मतलब भारत और इंडोनेशिया जो है, उन्होंने भारत और इंडोनेशिया ने क्या किया है, एग्री कर लिया है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इंडिया एंड इंडोनेशिया ऑन फ्राइडे एग्रीड टू enhance collaboration in the area of defense industry, maritime security and multilateral cooperation, मतलब कि डिफेंस मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में जो है कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, और तीसरा मल्टीलेटरल, जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन होता है, मतलब बहुत सारे समूह होते हैं, उन कोऑपरेशन में भी जो है उनके साथ जो है इनहांस करेगा, ठीक है। ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब ये जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। अब थोड़ा सा रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं, इंडिया और मालदीव रिलेशन के बारे में समझिए। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड टू स्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री। भारत जो है ना, भारत ने अपने स्वतंत्रता के बाद, ऐसे मान लो कि ऐसा पहला देश था जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद मालदीव को रिकॉग्नाइज किया और वहां पर अपना क्या खोला, अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया। और इंडिया मालदीव के बीच में एथनिक, लिंग्विस्टिक, भाषाई, निर्जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यवसायिक जो है लिंक्स हैं, और इन एंटिक्विटी इंजॉय क्लोज कॉर्डियल एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशन, मतलब भारत और मालदीव के बीच में क्या है, मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है, और काफी अच्छे रिलेशन है। ये अलग बात है कि अभी आसपास के केसेस में थोड़ा सा जो रिलेशन में गिरावट देखी गई, लेकिन अब जो ये समझौता हो रहा है भारत और मालदीव के बीच में, उससे एक उम्मीद है कि भारत जो है और अच्छा रिलेशन करेगा, ठीक है। वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, उनकी उनका जो टाइम था 2013 से 18 तक, उस समय क्या हुआ,
भारत और मालदीव के रिलेशन में काफ़ी वो हुआ, इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रोथ हुआ। तो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद चाइना ग्रोइंग रैपिडली, उनके साथ जो है चाइना सॉरी मालदीव और चाइना के बीच का जो रिलेशन था वो काफ़ी ग्रोथ किया, और भारत के साथ जो है मालदीव का रिलेशन उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट थे, उनसे भारत के रिलेशन अच्छे नहीं थे। ठीक है, ये मामला था। अब मालदीव का मामला देखिएगा, एन इंडियन ओशियन आर्चिपेलागो अराउंड 1192 आइसलैंड। मतलब ये जो मालदीव है इस पर तकरीबन 1192 आइसलैंड है। ठीक है, जो कि इक्वेटर को ऐसे, जैसे इक्वेटर ऐसे है, ये इक्वेटर अगर आप समझिए तो मालदीव की स्थिति ऐसी है, यहाँ ऐसे हल्का हल्का क्रॉस कर रहा है इक्वेटर को। ठीक है, इट इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज, मतलब यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छा है, और ये टूरिज्म के बेस पर भी इसका जो इकॉनमी है बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा जियोग्राफिकली डिस्पर्स कंट्री है, और 99% वाटर से घिरा हुआ है, पूरा पानी में ही है। ये समझ लीजिए जो मालदीव है ये पूरे पानी में है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट आइलैंड और एशिया का सबसे छोटा देश, ऐसे मान लीजिए कि एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री भी माना जाता है मालदीव जो है। ठीक है, ये इसका पूरा मामला हुआ। अब थोड़ा मालदीव को जो है मैप में आप देख सकते हैं, मैप में मालदीव की स्थिति देखिए। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को इस तरीके से जो है काट रहा है। ठीक है, इसके जस्ट इस साइड में इंडिया है। ठीक है, उसके बाद है इक्वेटर, ऐसे मालदीव से गुजर रहा है इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडिया है, फिर इसके आसपास आप देखेंगे ये इक्वेटर से, इक्वेटर आप समझ भी सकते हैं कहाँ कहाँ से निकल रही है। गैबोन से निकल रही, कांगो गणराज्य से निकल रही, केन्या से निकल रही, सोमालिया से निकल रही है, मालदीव को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े इंडोनेशिया को क्रॉस कर रही है। तो ये पूरा क्या है, ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, ये आपका है इंडोनेशिया का मैप। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि क्या स्थिति कहाँ पर है। तो अगर आप इस मैप को देखना चाहते हैं तो मैं इसको अच्छे से जो है साफ कर दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा आराम से। ठीक है, ये तो इंडिया इंडोनेशिया का जो है रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट आर्टिकल आज का है उसके बारे में देख लीजिए। सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसने क्या किया, अदानी 7 अदानी कंपनीज के जो ग्रुप हैं उनको वायलेशन के लिए क्या कर दिया, नोटिस दे दिया है कि आपने कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनका आपने वायलेशन किया है। ठीक है, इंडियाज मार्केट रेगुलेटर sent notices of regulatory violations to 7 companies of the Adani conglomerate and including its flagship Adani Enterprises। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। थोड़ा सा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसमें, उसको देखिएगा। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस बारे में समझिएगा। ये है टैक्स हेवन। इस आर्टिकल में एक टैक्स हेवन नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया, वो होता क्या है देखिएगा। A tax haven is a country that offers foreign businesses and individuals minimal or no tax liability for their bank deposits in a politically and economically stable environment. They have tax advantage for corporations and for the very wealthy and obvious potential for misuse in illegal tax avoidance scheme। मतलब कि ये जो टैक्स हेवन है, इसी के विषय में जो है सेबी ने नोटिस जारी किया है अडानी की कंपनियों को कि टैक्स हेवन का मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, टैक्स हेवन का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, मिसयूज का मतलब है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे इलीगल टैक्स अवॉइडेंस आदमी करता है। क्योंकि आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं वहां के बैंक डिपॉजिट पर टैक्स नहीं लगने देती, क्योंकि उससे उनका फायदा हो रहा है, उससे उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो टैक्स लगाएंगे नहीं। तो इससे बहुत सारी अब भारत के ही देश की कंपनियां दूसरे देश में जाकर के वहां पर अपना डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि उस पर टैक्स लगने वाला है नहीं। तो उसी को बैंक हेवन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी टैक्स हेवन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस पूरे वीडियो को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उन लोगों को करंट अफेयर का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एग्ज़ाम में, हर यूपीएससी के एग्ज़ाम में तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चन का अपना एक दायरा रखता है, और अगर इसका एवरेज भी आप निकालेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन एवरेज के हिसाब से आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। और मेंस के लिए द हिंदू एनालिसिस जो है वो बहुत बड़ी
जो है एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन देता है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।